साथियों नमस्कार। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगभग पिछले 5 माह से वहां पर लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ और जो लोग समाजवाद की, सेकुलरिज्म की, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उन सभी पर हमले किए जा रहे हैं। अब तक अल्पसंख्यकों माने यानी कि वहां के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके खिलाफ हमले की 2000 से ज्यादा घटनाएं घट चुकी है। 49 से ज्यादा मंदिरों पर हमले किए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 अखबार के दफ्तर, बड़े अखबार के दफ्तर हैं वहां पे, डेली स्टार और प्रथम लोग, दोनों अखबारों के दफ्तरों पर हमले किए गए। और ये हमले इसलिए किए गए कि वो अखबार सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान की मीडिया सत्ता के चरणों में लोटी हुई है, बांग्लादेश जैसे मुल्क में जो नव कट्टरवाद आया है, उसके बावजूद अखबार बेधड़क होकर लिख रहे हैं, तो यह काबिले तारीफ है। आज संसद में, हमारे देश की संसद में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया, अपनी आवाज बुलंद की कि वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। संसद के परिसर में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की बात कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उठाई, बल्कि संसद के भीतर भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सरकार से अपील की। केंद्र सरकार अपना इकबाल दिखाओ, केंद्र सरकार अपना इकबाल दिखाओ। संक्षिप्त में बोल देती हूँ, कंप्लीट करिए। 2 मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। और पूरा बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है, उसमें हमारी सरकार बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं दिखती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंसा का दौर इसी नवंबर माह में शुरू हुआ, जब 24 तारीख को चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी हुई इस कांड के। अगस्त से ही चल रहा है। उसके माने आप सबको याद होगा कि जब हमारे देश में सीए लागू करने की बात हो रही थी, उस वक्त अमित शाह कहा करते थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, जबकि शेख हसीना की सरकार थी। तो उस वक्त तो कम हो रही थी, अब ज्यादा हो रही है, तो अमित शाह कुछ बोल नहीं रहे, सरकार चुपचाप बैठी हुई है। यह अजीब सी बात है। जब हिंसा नहीं हो रही थी उस वक्त कह रहे थे आप हिंसा हो रही है, अब जब हिंसा हो रही है तो आप किम कर्तव्य विमूढ़ बन के बैठे हैं। आपको यह बताएं कि दरअसल मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है हमारी केंद्र सरकार के साथ। जो नरेंद्र मोदी और शेख हसीना वाजिद का रिलेशन था, दोनों राष्ट्राध्यक्षों का, वह निसंदेह बेहद बेहतर था, बढ़िया था। आप सबको याद होगा कि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदे बांग्लादेश की आजादी के अवसर पर मार्च माह में गए हुए थे ढाका। बहुत विरोध हुआ था, बीएनपी ने भी विरोध किया था, तमाम वहां के राजनीतिक दलों ने, स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किए थे, जुलूस तक निकाले गए थे। दरअसल लोगों को यह लग रहा था कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश के चुनाव को प्रभावित करने आ रहे हैं, और उनके दौरे की एक वजह यह भी बताई जा रही थी कि वो वहां के अल्पसंख्यक समुदाय से मिलकर के कहीं ना कहीं से शेख हसीना को ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह बात बांग्लादेश बार बार कहता है कि भारत की जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, हमारी अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है। दूसरी तरफ अगस्त माह में जब तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना ने आकर के भारत में शरण ले ली, भारत ने शरण दे दी। निसंदेह इससे एक बड़ा कूटनीतिक संकट तो पैदा हुआ ही। दरअसल हुआ ये कि जो नई सरकार चुनी गई मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, वो बार बार ये आरोप लगाती रही कि भारत ने शेख हसीना को अपने यहां शरण दे रखी है। तो है क्या
कि मोहम्मद यूनूस के राष्ट्राध्यक्ष बनने के बाद बांग्लादेश में एक अपेक्षा ये थी लोगों की कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बनेगा, लोकतांत्रिक माहौल बनेगा, भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन लगातार विपत्तियों में बांग्लादेश घिरता जा रहा है। अब बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पहले से खराब होती जा रही है। बांग्लादेश में तमाम तरह के रोजगार के संकट हैं। वैसे में सांप्रदायिकता जो होती है, जो कट्टरवाद होता है, दरअसल किसी भी सरकार के लिए अपने आप को छिपाने की एक बेहद महफूज जगह होती है। किसी भी किस्म का कट्टरवाद हो, वो इस्लामिक कट्टरवाद हो, हिंदुत्व वाला कट्टरवाद हो, कोई भी सरकार कट्टरपंथ पैदा करके अपनी गलतियों को छिपा सकती है। बांग्लादेश में यही हो रहा है। अब बहुत सारी खबरें तो यहां आ नहीं रही हैं कि, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। आज आए हुए हैं चिन्मय कृष्णदास के जो वकील हैं, वो अरविंद घोष नाम है, वो दिल्ली अपना इलाज कराने आए हैं। किसी को मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि वह तो पुलिस किसी तरह से हम लोगों को बचा ले रही है, नहीं तो जो न कर दे। एक खबर ये आ रही है कि आकाश दास नाम का एक लड़का था, उसने कुछ लिख दिया सोशल मीडिया पे, उसके बाद वहां के लोग पूरा सड़क पर निकल पड़े। तब तक वो पोस्ट डिलीट कर चुका था। लोकनाथ का इतना पुराना मंदिर, उस पर हमला कर दिया। दरअसल है क्या कि जो बांग्लादेशी मुजाहिदीन है, शेख हसीना की सरकार जाने के बाद एक बार फिर सिर उठा के खड़े हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि ये हमारे लिए बेहतर वक्त है कि हम एक बार फिर से अपने कट्टरपंथ को आगे बढ़ा सकेंगे। माने सूफी जो मज़ारें थी उनको तक ध्वस्त कर दे रहे हैं वो। बांग्लादेश में जो हिंसा हुई अगस्त माह में, 49 लोग मारे गए थे और तब से लेकर अब तक 42 पुलिस कर्मियों की भी हत्या हुई है। बांग्लादेश की हिंसा का दौर ये है। दरअसल इस स्थिति से निपटने का एक बेहतर तरीका ये होता कि बांग्लादेश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते। नेपाल के साथ भारत ने किया था तो इसका बहुत अच्छा परिणाम मिला था, घोषित तौर पे किया था। $8 बिलियन का कर्ज है बांग्लादेश के ऊपर, जो ऋण हमने दिया है, और लगभग हमको लगता है 12 बिलियन या 11 बिलियन डॉलर का हमारा सालाना वार्षिक व्यापार है बांग्लादेश के साथ। अगर भारत हाथ खींचता है तो उसका बड़ा नुकसान होगा बांग्लादेश को। दूसरी चीज कि हर साल तकरीबन 25 लाख वीजा सिर्फ इलाज के लिए बांग्लादेश के लोगों को दिया जाता है। हमारा जो वहां पे हाई कमीशन है काफी बड़ा है, और बांग्लादेश भारत के जो संबंध रहे, आज तो विजय दिवस है, बांग्लादेश की मुक्ति का दिवस, वो संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच का हमेशा से बहुत बेहतर स्थिति में रहा है। बांग्लादेश पूरी तरह से बहुत खराब हाल में भी भारत ने उसके साथ कभी अपने रिश्ते खराब नहीं किए, न बांग्लादेश ने खराब किए। हम सबको, आपको भी लग रहा होगा, जब लगातार बांग्लादेश अपने प्रगति के सोपानों पर ऊपर चढ़ रहा था, अचानक यह स्थिति पैदा हो गई। यह बात भी सच है कि जो बांग्लादेश में जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने अगस्त में जिन छात्र समूहों ने के आंदोलन से यह सरकार गई शेख हसीना की, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह स्थिति पैदा हो जाएगी, कि जिसमें आर्थिक लाचारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायवाद, लोगों की हक तलफी, ये सब भी होगा। भारत हमेशा से एक बेहतर पड़ोसी की भूमिका निभाते आया है। अब जरूरी यह है कि बातचीत की मेज पे जाया जाए और बांग्लादेश को यह समझाया जाए कि देखिए, अगर आप अपने यहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते हैं, तब हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगाने को मजबूर हो जाएंगे। कड़ाई से बात करनी होगी। यह कैसे हो सकता है कि आप सीए की बात करें कि बांग्लादेश में हिंदू संकट में है, जब वास्तव में हिंदू संकट में आया उस समय अमित शाह का एक बयान नहीं आ रहा है, न तो देश का विदेश मंत्री बोल रहा है, न देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आश्चर्य की बात है। कितने हिंदुओं के व्यवसाय नष्ट कर दिए गए, कितनों के घर जला दिए गए, कितने पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे तो आश्चर्य होता है। दरअसल मुल्क देश ऐसी चीज ही होता है कि आदमी चाह कर भी नहीं छोड़ सकता, भले उसका परिवार नेस्ता नाबूद हो जाए, उसको रोजी रोटी के लाले पड़ जाए, लेकिन वह अपना देश नहीं छोड़ना चाहता। अब परीक्षा की घड़ी भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की कि उसने अल्पसंख्यकों को लेकर के, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हर देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उस देश की सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हिंदुस्तान में मुस्लिमों और ईसाइयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, तो बांग्लादेश में बांग्लादेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहां जो वहां के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। एक खतरा यह भी है कि अगर हिंदुस्तान ने बांग्लादेश से कुछ कहा तो बांग्लादेश पलट कर पूछ सकता है कि आपके यहां अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है। बांग्लादेश यह भी पूछ सकता है कि आप बताइए संभल और बहराइच में क्या हुआ था। आप क्या जवाब दोगे जब अगर आप सवाल करते हो कि ढाका और चटगांव की मंदिरों में क्या हुआ, हिंदुओं के साथ क्या हुआ, तो बांग्लादेश भी तो यह सवाल खड़ा कर सकता है। ऐसे सवालों के जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।